गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। हाँ जी, क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक सुबह 11 बजकर 16 मिनट अब हुए हैं। तारीख आपको पता है, दिस इज 23 फरवरी 2022। आज 23 फरवरी 2022 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है और जीएस स्पेशल के इस नए नवेले बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है, इस्तकबाल है, अभिनंदन है। धीरज, भोला, रोहित, अवनीश, विकी, सिराज, इमामुल, रजनीश, सौरभ, विवेक, गुलशन, पंकज, आयुष, अभिषेक, सचिन, मनदीप, सौरभ, दीपिका, आकाश, कमल, विराट, ऋतिक, नवनीत, अर्जुन, विशाल, गोलू, गोपाल, शुभ्रांश, रेहान, ओमकार, दिग्विजय, संध्या, अनामिका, निशा, प्रबल, हरि, अतुल, ज्योति, शोभित, आशुतोष, धीरज, निशा, नीलेश, देवेश, दलवीर, शबनम, कृष्णा, प्रिया, श्रेया, विष्णु, जितेंद्र, सूरज और धर्मजीत और सृष्टि। ये कुछ लोग हैं जिनके कमेंट्स मुझे यहाँ स्क्रीन पर नजर आए हैं। आप सारे के सारे लोग यहाँ पर लाइव हैं। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है और ये सोचने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं हमारा कमेंट यहाँ तक आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। आप सब लोगों के कमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। ये क्लास पूरी तरीके से लाइव है। जीएस स्पेशल का ये नया बैच है जो हमने शुरू किया है परसों, यानी कि 21 फरवरी से। और अभी तक सोफार इस जीएस स्पेशल के बैच में आप जानते हैं कि आपकी ज्योग्राफी की क्लास, इकोनॉमी की क्लास, फिजिक्स और बायोलॉजी की क्लास हो चुकी है। तो आज ये 5वां सेशन है और मैं अभिषेक सुमन, आप मुझे जानते होंगे, मैं आप लोगों के सामने एक बार हाजिर हूं। और मैं आपको बता देता हूं, आपके इस जीएस स्पेशल बैच में मेरे पास दो सब्जेक्ट्स रहेंगे पढ़ाने के लिए। मैं आपको दो सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा, एक इंडियन हिस्ट्री और एक इंडियन पॉलिटी। तो हिस्ट्री और पॉलिटी भी आप जानते हैं जीएस का पार्ट है। ये दोनों के दोनों मेरे पास रहेंगे और मैं ही आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो आप सारे के सारे लोग यहाँ पर जल्दी से इकट्ठे हो जाइए, मौजूद हो जाइए। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं और हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग डालने की जरूरत भी नहीं है। सबसे पहले समझ लेते हैं हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में या इतिहास के बारे में। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आप इस क्लास में पूरी तरीके से लाइव हैं। यहाँ पर कुछ रिकॉर्डेड नहीं है। ये पूरी तरीके से लाइव क्लास है। आप सारे के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और दोस्तों हम शुरुआत करने वाले हैं हिस्ट्री से। सबसे पहले आज हम बात करेंगे मेरे सेशन में हिस्ट्री के बारे में। मेरे पास इस बैच में दो सब्जेक्ट्स रहेंगे पढ़ाने के लिए। हिस्ट्री भी मेरे पास रहेगा और पॉलिटी भी मेरे पास रहेगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों ही सब्जेक्ट के साथ मैं डील करूंगा इस जीएस स्पेशल बैच में। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले इतिहास के बारे में, और जानते हैं कि भाई हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। जैसे ही मैंने यहां पर बोर्ड पर लिखा हिस्ट्री या इतिहास, तो आप जानते हैं कि हमारे जहन में, हमारे दिमाग में सबसे पहली बात क्या आई? सबसे पहली बात यही आई कि भाई हिस्ट्री का मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऑब्वियसली पास्ट, अपने अतीत के बारे में पढ़ने वाले हैं। भाई यही बात आई दिमाग में सबसे पहले, क्योंकि जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं, जब भी हम इतिहास की बात करते हैं, तो सबसे ही पहले बात होती है किसकी? पास्ट की। हिस्ट्री का मतलब पास्ट, अतीत। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि भाई हम अपने पास्ट या अपने अतीत का क्या करने वाले हैं? अध्ययन करने वाले हैं, उसे पढ़ने वाले हैं। लेकिन इतिहास बेसिकली है क्या? लेकिन हिस्ट्री क्या है? तो ध्यान रखेंगे, हिस्ट्री इज अ टेक्स्ट। इतिहास एक ग्रंथ है जो हमें अतीत में घटित हुई उन घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। या आप कह सकते हैं कि इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें
अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है और हमें बताता है कि हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में, हमारे भूतकाल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। और ध्यान रखेंगे, ऐसी जानकारी देने वाले एक ग्रंथ को, एक टेक्स्ट को और उसी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि क्या अतीत में घटित हुई सारी की सारी घटनाएं इतिहास होती हैं? क्या पास्ट में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं या जो भी इंसिडेंसेस हुए हैं, क्या आप उन सभी को क्या कह सकते हैं? इतिहास कह सकते हैं? यस और नो। तो ध्यान रखेंगे भाई, अतीत में घटित हुई सारी की सारी घटनाएं इतिहास नहीं होती हैं। इतिहास तो केवल एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत में घटित हुई उन घटनाओं के बारे में जानकारी देता है जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, जो डेफिनेटली हुई हैं, जिनके होने के हमारे पास क्या है? प्रमाण, जिनके हमारे पास सोर्सेज हैं, जिनके हमारे पास स्रोत हैं। केवल उन पास्ट की घटनाओं को ही आप क्या कह सकते हैं? हिस्ट्री कह सकते हैं, इतिहास कह सकते हैं। ध्यान रखेंगे, ये जो हिस्ट्री शब्द है, ये जो हिस्ट्री वर्ड है, ये बना है, ये डिराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड यानी कि एक यूनानी शब्द से। और वो ग्रीक वर्ड, वो यूनानी शब्द जिससे बना है हिस्ट्री, दैट इज हिस्टोरिया। तो ध्यान रखेंगे, एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया या एक यूनानी शब्द हिस्टोरिया से ही डिराइव होकर बना है क्या? हिस्ट्री वर्ड या हिस्ट्री शब्द। हिस्टोरिया का मतलब होता है द इंफॉर्मेशन और द नॉलेज गैदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करके, छानबीन करके हमें जो भी जानकारी मिलती है, हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, उसी को हम यूनानी भाषा में, ग्रीक लैंग्वेज में हिस्टोरिया कहते हैं। और ध्यान रखेंगे, सबसे पहले एक यूनानी पर्सन, सबसे पहले एक यूनानी व्यक्ति ही, एक यूनानी पर्सन ही, जिसका नाम था हेरोडोटस, इसी ने सबसे पहले एक पुस्तक लिखकर अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दी थी। इसकी बुक का नाम है हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने ही अपनी पुस्तक हिस्टोरिका के माध्यम से अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। और क्योंकि ये नेक काम सबसे पहले किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था, इसीलिए ध्यान रखेंगे, हेरोडोटस को ही क्या कहा जाता है? हेरोडोटस इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस को ही कहा जाता है इतिहास का पिता। फादर ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि इसी ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखकर सबसे पहले अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में क्या दी थी? जानकारी दी थी। इसीलिए हेरोडोटस इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्ट्री स्पेशल और पॉलिटी स्पेशल के बैचेस कब से आ रहे हैं? 4 तारीख से आ रहे हैं भाई, 4 मार्च से। रुद्रा 4 तारीख से, 4th of मार्च। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि अतीत में घटित हुई वो घटनाएं जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, जो डेफिनेटली हुई हैं, जिनके होने के हमारे पास सोर्सेज हैं, हमारे पास स्रोत है, हमारे पास प्रमाण है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? इतिहास, हिस्ट्री कहा जाता है। लेकिन यदि हम उन सोर्सेज के बारे में बात करें, उन स्रोतों के बारे में बात करें जहां से हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे वो सोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जिन सोर्सेज से, जिन स्रोतों से हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, वो 2 प्रकार के होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं।
सबसे पहले भाई या तो वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होंगे, हिंदी में आप लिख सकते हैं पुरातात्विक स्रोत, या तो वो होंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस या पुरातात्विक स्रोत। और यदि हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की बात करें, पुरातात्विक स्रोतों की बात करें, तो इसमें हम इंक्लूड करेंगे इंस्क्रिप्शंस को। इंस्क्रिप्शंस जिन्हें आप हिंदी में लिख सकते हैं अभिलेख। इसमें हम इंक्लूड करते हैं मॉन्यूमेंट्स को, या हिंदी में आप कह सकते हैं स्मारक। इसमें हम इंक्लूड करते हैं स्टैचूज, यानी कि मूर्तियां। इसमें हम इंक्लूड करते हैं कॉइन्स, यानी कि सिक्के। ये वो कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, ये वो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप क्या कहेंगे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहेंगे, जिन्हें आप पुरातात्विक स्रोत कहेंगे। दूसरे टाइप के होते हैं, ये कहलाते हैं लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेज या साहित्यिक स्रोत, और नाम से ही पता चल रहा है कि लिटरेरी सोर्सेस या साहित्यिक स्रोत वो स्रोत हैं जो हमें लिखित रूप में मिले हैं, चाहे वो ग्रंथों के माध्यम से हो, चाहे वो उपन्यास पुस्तकों के माध्यम से हो। उन सबको क्या कहा जाता है, लिटरेरी सोर्सेज या साहित्यिक स्रोत। और ये जो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं दोस्तों, ये भी डिफरेंट कैटेगरीज में क्या किए जा सकते हैं, डिवाइड किए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले भाई ये या तो हो सकते हैं रिलीजियस, या तो ये धार्मिक होंगे, जैसे रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, पुराण, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ये सब क्या है, रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज हैं, यानी कि ये सब क्या है, धार्मिक साहित्यिक स्रोत हैं। दूसरे प्रकार के ये नॉन रिलीजियस भी हो सकते हैं। ये नॉन रिलीजियस या गैर धार्मिक भी हो सकते हैं। और नॉन रिलीजियस गैर धार्मिक की भी हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज की इंडिका, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, महाकवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम। ये सारी की सारी वो पुस्तकें हैं जो हमें अतीत के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन रिलीजियस नहीं है, ये नॉन रिलीजियस हैं, गैर धार्मिक हैं। और इसके अलावा तीसरा होता है लिखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स। लिखिए विदेशी यात्रियों का वर्णन। डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स या विदेशी यात्रियों का वर्णन। आप जानते हैं कि प्राचीन काल से ही, अतीत काल से ही हमारे देश में विभिन्न विभिन्न पीरियड्स में, विभिन्न विभिन्न टाइम में कुछ विदेशी यात्रियों का आवागमन भारत में रहा है। वो विदेशी यात्री भारत में आए, भारत में आकर उन्होंने कुछ समय बिताया, उसके बाद वो वापस लौटे अपने देश में। और जब वापस लौटे तो उन्होंने अपनी इस पूरी यात्रा के बारे में डिस्क्राइब किया, भारत के बारे में डिस्क्राइब किया,
अपने अलग अलग लेखों के माध्यम से। भाई आप जानते हैं 399 ईस्वी में गुप्त काल का सबसे महान राजा जो हुआ करता था चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड, उसी के शासनकाल में फाहियान नाम का प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया। हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएन सांग नाम का प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया, जिसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सी यू की। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भी मोरक्को का एक प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री भारत आया जिसका नाम था इब्न बतूता। और हम सब जानते हैं इसी इब्न बतूता के द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी जिसे हम रेहला के नाम से जानते हैं या सफरनामा के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब ये सारे के सारे वो सोर्सेज हैं जो हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का सार ये कि यदि पास्ट में कोई भी घटना घटित हुई है, यदि अतीत में कोई भी घटना घटित हुई है और वो इन दोनों कसौटियों में से किसी भी एक कसौटी से खरी उतर जाती है या दोनों ही कसौटियों से खरी उतर जाती है, तो आप उसे क्या कह सकते हैं? तो आप उसे हिस्ट्री कह सकते हैं, इतिहास कह सकते हैं। लेकिन यदि कोई घटना पास्ट में हुई है, अतीत में हुई है और उसके होने का हमारे पास ना ही कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्स है और ना ही कोई लिटरेरी सोर्स, तो फिर आप उसे हिस्ट्री नहीं कह सकते हैं, फिर आप उसे इतिहास नहीं कह सकते हैं। वो केवल क्या है? पास्ट, वो केवल अतीत है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड द पास्ट। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है इतिहास में और अतीत में। दोबारा से समझ लीजिए, जिसने नोट नहीं किया है वो नोट कर लीजिए। मैं दोबारा से बता देता हूं। भाई हमने शुरू किया है पढ़ना इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, और मैंने आपको बताया कि इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। लेकिन अतीत में घटित हुई सारी घटनाएं इतिहास नहीं होती हैं, केवल उन घटनाओं को इतिहास कहा जाता है जो डेफिनेटली हुई हैं, जो निश्चित तौर पर हुई हैं, जिनके हमारे पास सोर्स हैं। ये जो हिस्ट्री शब्द है ये बना है एक यूनानी शब्द हिस्टोरिया से, जिसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन और द नॉलेज गैदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन। छानबीन करके हमें जो जानकारी और ज्ञान प्राप्त होता है उसी को यूनानी भाषा में हिस्टोरिया कहा जाता है। सबसे पहले एक यूनानी व्यक्ति जिसका नाम हेरोडोटस था, इसी ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखकर अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दी थी। इसीलिए हेरोडोटस को ही कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का पिता। लेकिन जिन सोर्सेस की बात मैंने आपसे की, कि मैंने कहा ना आपसे कि इतिहास तो वही है, इतिहास तो एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत में घटित हुई उन घटनाओं के बारे में जानकारी देता है जिनके सोर्स हमारे पास हैं। तो वो जो सोर्सेज हैं, वो जो स्रोत हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? वो दो प्रकार के होते हैं। एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक स्रोत, जिसमें हम इंस्क्रिप्शंस या अभिलेख, मॉन्यूमेंट्स या स्मारक, स्टैचूज या मूर्तियां, कॉइन्स या सिक्कों को क्या करते हैं? शामिल करते हैं। और दूसरे होते हैं दोस्तों लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत, जो मैंने आपसे कहा तीन प्रकार के हो सकते हैं, रिलीजियस, नॉन रिलीजियस या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स। ये धार्मिक हो सकते हैं, गैर धार्मिक हो सकते हैं, या फिर ये विदेशी यात्रियों का वर्णन हो सकते हैं जो किसी विदेशी यात्री ने अपनी यात्रा के बारे में लिखा है। यहां तक की बात सबको क्लियर हो चुकी है? प्लीज यहां तक की बात
सबको क्लियर है? प्लीज एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। अगर यहां तक की बात समझ में आ गई है तो मैं आगे बढ़ता हूं, और इसे नोट भी कर लीजिएगा जो चाहते हैं नोट करना। चलिए जी, वेरी गुड। अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री, या हिंदी में लिखेंगे भारतीय इतिहास। इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जीएस स्पेशल के इस बैच में हम केवल और केवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, हम केवल और केवल भारतीय इतिहास पढ़ने वाले हैं। और यदि हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, भारतीय इतिहास की बात करते हैं, तो आप जानते हैं इंडियन हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर पार्ट्स। भारतीय इतिहास को तीन मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। और यदि हम तीन मुख्य भागों के बारे में बात करें, तो इसमें सबसे पहला पीरियड या सबसे पहला पार्ट कहलाता है, लिख लीजिए, एंशियंट इंडिया, या हिंदी में आप लिख सकते हैं प्राचीन भारत। सबसे पहला मेजर पार्ट लिखेंगे एंशियंट इंडिया या प्राचीन भारत। दूसरा पार्ट कहलाता है मेडिवल इंडिया, या मध्यकालीन भारत। मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत। सर एसएससी में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आता है? जी बिल्कुल नहीं आता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा यहां पे हम केवल इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री आपको नहीं करनी है एज पर योर सिलेबस। और तीसरा मेजर पार्ट कहलाता है मॉडर्न इंडिया, या आधुनिक भारत। ध्यान रखेंगे, इन तीन मेजर पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। इन तीन मेजर पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है इंडियन हिस्ट्री को या भारतीय इतिहास को। अब यदि हम इन तीनों हिस्ट्रीज को, अब हम यदि इन तीनों पार्ट्स को आपस में कंपेयर करें, तो हमें पता चलेगा इन तीनों में सबसे पुराना और सबसे लंबा जो पीरियड रहा वो कौन सा रहा? एंशियंट इंडिया, वो रहा प्राचीन भारत। इसीलिए एंशियंट इंडिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर पार्ट्स। इसीलिए प्राचीन भारत को भी तीन पार्ट्स में क्या किया जाता है? डिवाइड, जिसमें सबसे पहला कहलाता है, लिख लीजिए, प्री हिस्टोरिक पीरियड, या जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं प्रागैतिहासिक काल।
सबसे पहला प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल। दूसरा कहलाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या हिंदी में लिख सकते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा पीरियड कहलाता है हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल। दोबारा से समझ लीजिए, इंडियन हिस्ट्री को, भारतीय इतिहास को हमने 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है। एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और यदि हम इन तीनों पीरियड्स की बात करें तो इसमें एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल, और फिर है हिस्टोरिक पीरियड या जिसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। अब यदि हम इन तीनों पीरियड्स को आपस में कंपेयर करें तो भाई इन तीनों पीरियड में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है जिसके हमारे पास अवशेष तो है, जिसके हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो है, लेकिन कोई भी रिटन सोर्स नहीं है या कोई भी लिखित जानकारी नहीं है। आप कह सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल केवल अवशेषों पर आधारित है, लिखित साक्ष्यों पर नहीं। इस समय के हमें अवशेष जरूर मिलते हैं, लेकिन कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, कोई भी रिटन सोर्स नहीं मिलता है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल की यदि हम बात करें तो ध्यान रखेंगे, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल वो काल है जिसके हमारे पास अवशेष भी हैं और साथ में रिटन सोर्स भी हैं, जो अवशेषों पर और लिखित साक्ष्य दोनों पर आधारित है। लेकिन जितने भी लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं, जितने भी रिटन सोर्स हमें मिले हैं, उन्हें आज तक भी पढ़ने में सफलता हासिल नहीं की गई है। कहने का मतलब मनुष्य के द्वारा लिपियों का आविष्कार तो कर लिया गया था, लेकिन मनुष्य ने अपनी लिपियों में क्या लिखा, क्या कन्वे करने की कोशिश की, ये जानकारी हमें आज तक भी नहीं मिल पाई है। हमें आज तक भी इस बात की जानकारी नहीं मिली है। और हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल, तो ध्यान रखेंगे, हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल वो समय है, वो पीरियड है जिसके हमारे पास अवशेष भी हैं और जिसके हमारे पास लिखित साक्ष्य भी हैं, जिनके हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं, लिटरेरी सोर्सेज भी हैं, और जितने भी लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं उन सबको पढ़ने में भी सफलता हासिल कर ली गई है। उसी को कहा जाता है हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल। ये 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है अकेला एंशिएंट इंडिया। अब यदि हम इन तीनों पीरियड्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि तीनों पीरियड में सबसे पुराना और सबसे लंबा पीरियड कौन सा रहा, प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल। इसीलिए प्री हिस्टोरिक पीरियड को, प्रागैतिहासिक काल को हम फर्दर 2 एजेस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहला कहलाता है स्टोन एज, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं पाषाण युग, और एक कहलाता है कॉपर एज, जो कहलाता है ताम्र युग। नाम से ही पता चल रहा है, जिस एज में, जिस युग में मनुष्य केवल और केवल स्टोन्स का या पाषाणों का इस्तेमाल किया करता था, पत्थरों का इस्तेमाल किया करता था, दैट पीरियड इज नोन एज स्टोन एज, उसी को हम कहते हैं पाषाण युग। लेकिन मनुष्य ने अपने लिए सबसे पहली कौन सी धातु खोजी, दैट वाज कॉपर, वो था तांबा। और जैसे ही उसने पत्थरों के साथ साथ
तांबे का या कॉपर का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया। तो वी एंटर्ड इनटू कॉपर एज, तो हम ताम्र युग में प्रवेश कर गए, जहां पर मनुष्य पत्थरों के साथ साथ, ध्यान रखेंगे, तांबे का भी इस्तेमाल करता था। उसी को हमने क्या कहा, कॉपर एज, या इसको आप कह सकते हैं चालकोलिथिक पीरियड, यानी कि इसको ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। इन तीनों एजेस को, सॉरी, इन दोनों एजेस को आपस में यदि आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ज्यादा पुरानी और ज्यादा लंबी एज कौन सी रही, स्टोन एज, डेफिनेटली। इसीलिए स्टोन एज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, इसीलिए हम स्टोन एज को फर्दर डिवाइड करते हैं 3 मेजर पार्ट में, जिसमें सबसे पहला कहलाता है, लिखिए, पैलियोलिथिक पीरियड। हिंदी में आप लिख सकते हैं पुरा पाषाण काल। दूसरा, मेसोलिथिक पीरियड, या मध्य पाषाण काल। और तीसरा, नियोलिथिक पीरियड, या नव पाषाण काल। पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड। हिंदी में लिखेंगे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले है पैलियोलिथिक पीरियड, पुरा पाषाण काल। तो ध्यान रखेंगे, पैलियोलिथिक पीरियड, पुरा पाषाण काल वो समय है जिसमें मनुष्य के द्वारा आग का आविष्कार किया गया था, लेकिन मनुष्य को आग के इस्तेमाल के बारे में जानकारी नहीं थी। ये वही पीरियड है जिसमें मनुष्य एक शिकारी हुआ करता था और एक फूड गैदरर, एक भोजन संग्रहक के रूप में काम किया करता था। इसका काम था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जगह बदल बदल कर रहना, जानवरों का शिकार करना और अपने लिए भोजन इकट्ठा करना। दैट पीरियड इज पैलियोलिथिक पीरियड, उसी को हमने कहा है पुरा पाषाण काल। लेकिन धीरे धीरे ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क का विकास हुआ, और ध्यान रखेंगे, इन मेसोलिथिक पीरियड मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन। और मध्य पाषाण काल में या मेसोलिथिक पीरियड में मनुष्य के द्वारा पशुपालन की शुरुआत की गई और ही स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन। और बस जिस पीरियड में मनुष्य के द्वारा पशुपालन शुरू किया गया और जिस पीरियड के हमें सबसे पहले मानव कंकाल प्राप्त हुए, ह्यूमन स्केलेटन से मिले, वही पीरियड कहलाता है मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल। धीरे धीरे मानव मस्तिष्क का और विकास हुआ, और ध्यान रखेंगे, मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर, मनुष्य के द्वारा कृषि की शुरुआत कर दी गई। इन विच पीरियड? इन नियोलिथिक पीरियड, नव पाषाण काल में। नियोलिथिक पीरियड में या नव पाषाण काल में मनुष्य के द्वारा कृषि की शुरुआत कर दी गई, उसी को हमने नियोलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल कहा है। कहने का मतलब, हमने लंबी बातें लिख दी हैं। मैंने आपसे कहा कि भारत के इतिहास को आप 3 भागों में विभाजित करते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। लेकिन यदि हम प्राचीन भारत की बात करें तो अकेले प्राचीन भारत को भी हम 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल केवल अवशेषों पर आधारित है। आद्य ऐतिहासिक काल अवशेषों और लिखित साक्ष्य दोनों पर आधारित है, लेकिन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका है। और जो हिस्टोरिक पीरियड है, जो ऐतिहासिक काल है, ये अवशेषों और लिखित साक्ष्य दोनों पर आधारित है और सभी लिखित साक्ष्यों को पढ़ भी लिया गया है। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल को हम 2 युगों में विभाजित करते हैं, एक पाषाण युग, एक ताम्र युग। पाषाण युग नाम से पता चल रहा है जिस युग में मनुष्य पाषाण, पत्थर या स्टोन्स का इस्तेमाल करता था, लेकिन पत्थरों के साथ साथ जब उसने तांबे का
कॉपर का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया तो हम ताम्र युग में प्रवेश कर गए। अब स्टोन एज या पाषाण युग को भी हम तीन पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पैलियोलिथिक पीरियड, जिसमें मनुष्य एक शिकारी था, असभ्य था और एक भोजन संग्राहक के रूप में काम किया करता था और पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाकर जानवरों का शिकार किया करता था। मेसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल, वो काल जिसमें मनुष्य ने शुरू किया पशुपालन, डोमेस्टिकेशन। और तीसरा नियोलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल, जिसमें मनुष्य के द्वारा शुरुआत की गई एग्रीकल्चर की यानी कि कृषि की, वो कहलाता है नियोलिथिक पीरियड। क्या यहां तक की बात सब लोगों को क्लियर है? प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। भाई हमें ये तो पता चल रहा है कि हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम कितनी पुरानी बात कर रहे हैं ये हमें तब पता चलेगा जब हम यहां पर तारीखों का इस्तेमाल करेंगे। तो बस अभी अभी मैं आपको बताता हूं कि यहां पर तारीखों का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। एक मिनट वेट करेंगे, बस अभी कंटिन्यू करते हैं। चलिए जी, तो हम सबसे पहले अब समझते हैं कि हम यहाँ पर विभिन्न पीरियड्स के हिसाब से तारीखों का इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं भाई, अभी वर्ष चल रहा है 2022 और ये जो वर्ष 2022 है इसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जो बेसिकली ईसाइयों का कैलेंडर है, जो बना है ईसा के जन्म के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ईसाइयों के एक पोप हुए हैं, पोप ग्रेगोरी, उन्हीं के द्वारा इस कैलेंडर को प्रस्तावित किया गया था और ग्लोबली पूरे विश्व में आप जानते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही फॉलो किया जाता है। यदि आज 2022 है तो बैक चलेंगे ना, तो कभी 1000 भी रहा होगा, डेफिनेटली रहा होगा, कभी 500 भी रहा होगा, डेफिनेटली रहा होगा, कभी 100 भी रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, और कभी जीरो। जीरो का मतलब यहां से कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। कहने का मतलब आज से लगभग 2022 साल पहले जिसको हम जीरो कह रहे हैं, शायद वो वही समय होगा जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, बर्थ ऑफ क्राइस्ट। और हम सब जानते हैं ईसा मसीह का जन्म इजराइल की राजधानी जेरूशलेम के बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले दुनिया नहीं थी, लोग नहीं थे, सिविलाइजेशन नहीं थी, किंगडम्स नहीं थी? सब कुछ था। बस वही जो ईसा मसीह के जन्म से पहले एग्जिस्ट किया करता था उसी को आप डिनोट करेंगे किससे? बीसी से, यानी कि वही कहलाता है बिफोर क्राइस्ट, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं ईसा पूर्व। वो कहलाता है बीसी, बिफोर क्राइस्ट, या हिंदी में आप लिख सकते हैं ईसा पूर्व। यदि हम बात करेंगे ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले की, भाई यदि मैं आपसे कहता हूं कि ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले ऐसा हुआ,
तो मैं उसको क्या लिखूंगा, 100 बीसी। यदि मैं कहूंगा ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले ऐसा हुआ था, तो मैं लिखूंगा 500 बीसी। यदि मैं कहूंगा ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले ऐसा हुआ था, तो मैं लिख दूंगा 1000 बीसी। यदि मैं कहूंगा ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले ऐसा हुआ था, तो मैं लिख दूंगा 2500 बीसी, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, कहीं तक भी जा सकते हैं, अनिश्चित काल है। कहने का मतलब, भारत के इतिहास की यदि हम बात करें तो भाई ये तो अननोन पीरियड से, ये तो एक अनिश्चित काल से ही शुरू हो जाता है। और यदि हम यहां से इनफाइनाइट से लेकर जीरो तक पहुंचेंगे, तो आप देख सकते हैं कि जो तारीखें हैं वो बढ़ेंगी नहीं बल्कि घटेंगी। वो बढ़ेंगी नहीं घटेंगी, क्यों घटेंगी? क्योंकि हम कोई तारीख नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ ये लिख रहे हैं कि अब ईसा मसीह को जन्म लेने में 2500 साल बाकी हैं, अब ईसा मसीह का जन्म होने में 1000 साल बाकी हैं, अब ईसा मसीह का जन्म होने में 500 साल बाकी हैं, इस तरीके से। और जैसे ही हम जीरो पर पहुंचेंगे, तो बस वही वर्ष जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसी को हम लैटिन भाषा में कहते हैं एडी। इसे एडी कहा जाता है। एडी का मतलब है एनो डोमिनी, जो बेसिकली क्या है, लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा का शब्द। हिंदी में आप इसे लिखते हैं ईसवी, और ध्यान रखेंगे इंग्लिश में आप इसे लिख सकते हैं सीई, यानी कि कॉमन एरा। इंग्लिश में आप इसे सीई या कॉमन एरा भी लिख सकते हैं। और यदि इसे कॉमन एरा लिख सकते हैं, तो इसे बीसीई लिख सकते हैं, बिफोर कॉमन एरा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, तारीखों का इस्तेमाल करेंगे। यहां तक की बात सबको क्लियर हो चुकी है? प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए, क्या यहां तक की बात क्लियर है? और इसे नोट कीजिए फटाफट से, जो लोग नोट करना चाहते हैं। जल्दी से नोट करेंगे जो नोट करना चाहते हैं। चलिए जी, अब हम जितने भी पीरियड्स हमने यहां पर लिखे हैं, अब वहां पर हम तारीख डालना शुरू करेंगे और जानेंगे कि किस किस तारीख के अनुसार हमें किस किस पीरियड को कवर करना है। ठीक है? यहां पर जितने भी पीरियड लिखे हैं आप जानते हैं, उनमें सबसे पुराना पीरियड है पैलियोलिथिक पीरियड या पुरा पाषाण काल। तो ध्यान रखेंगे, अनिश्चित काल से लेकर एक अननोन पीरियड से लेकर लगभग 8000 बीसी तक का जो पीरियड है, एक अननोन पीरियड से लेकर लगभग 8000 बीसी तक का पीरियड ही क्या कहलाता है, पैलियोलिथिक पीरियड या पुरा पाषाण काल।
8000 बीसी से लेके 4000 बीसी तक का पीरियड को हम कहेंगे मेसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल। और 4000 बीसी से लेके लगभग 2500 बीसी तक के पीरियड को हम कहेंगे नियोलिथिक पीरियड। लेकिन जब हम नियोलिथिक पीरियड में थे, जब हम नव पाषाण काल में थे और ईसा मसीह को जन्म लेने में लगभग 3000 साल बाकी थे, तो ध्यान रखेंगे मनुष्य के द्वारा सबसे पहली धातु खोज ली गई, जो थी कॉपर, जो थी तांबा। और लगभग 3000 बीसी से लेके 2000 बीसी तक का ही जो पीरियड रहा, उसी को हमने कहा कॉपर एज, वही कहलाया ताम्र युग। लेकिन जब ईसा मसीह को जन्म लेने में लगभग 2500 साल बाकी थे, तो मनुष्य के द्वारा लिपियों का आविष्कार कर लिया गया। मैन इन्वेंटेड स्क्रिप्ट्स। और जैसे ही लिपियों का आविष्कार हुआ, तो आप जानते हैं कि हम प्रवेश कर गए प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आधे ऐतिहासिक काल में। और इसी में शुरू हुई हमारे देश की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कहलाती है सिंधु घाटी की सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता, जो बेसिकली 2500 बीसी से लेके लगभग 1750 बीसी तक चली। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसे हम पढ़ेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में। तो लगभग 750 साल इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता चली। और फिर इसमें हम पढ़ते हैं वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। यानी कि वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता, जो 1500 बीसी से लेके लगभग 600 बीसी तक चली। 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक चली वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता। और जैसे ही हम पहुंचे 600 बीसी में, तो ध्यान रखेंगे 600 बीसी के बाद जो लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं, उन्हें पढ़ने में सफलता हासिल कर ली गई है। इसका मतलब हम हिस्टोरिक पीरियड में, ऐतिहासिक काल में प्रवेश कर गए। और फिर 600 बीसी से लेके 712 ईस्वी तक, ये 1312 साल का जो पीरियड है, इसी को हम पढ़ते हैं हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल में। लेकिन 712 ईस्वी में हिंदुस्तान पर सबसे पहला मुस्लिम इन्वेजन, सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण होता है, जो करता है मोहम्मद बिन कासिम। और जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम का हिंदुस्तान पर अटैक होता है 712 ईस्वी में, बस वहीं से शुरू होता है मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। और मोहम्मद बिन कासिम के हिंदुस्तान में आने से लेके औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब के मरने तक, यानी कि 1707 ईस्वी तक हम बात करेंगे मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत की। और फिर 1707 ईस्वी, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु से लेकर हमारी आजादी तक का जो पीरियड है, 1947 तक का पीरियड, उसी को हम पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया में, उसी को हम पढ़ते हैं आधुनिक भारत में। लेकिन मॉडर्न इंडिया में भी, लेकिन आधुनिक भारत में भी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कहलाती है इंडियन नेशनल मूवमेंट।
इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो बेसिकली पीरियड है 1885 से लेके 1947 तक, 1885 ईस्वी से लेके 1947 तक का जो पीरियड है, इंडियन नेशनल मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी आधुनिक भारत में शामिल है, ये भी मॉडर्न इंडिया में शामिल है। और आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड यही है। बस इसीलिए जब हम आपके सिलेबस की शुरुआत करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले ही हम कहां से शुरू करेंगे? सबसे पहले ही हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो सबसे पहले हम इंडियन नेशनल मूवमेंट से शुरू करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें होंगी वो सब उसी में कवर हो जाएंगे। तो पहले इंडियन नेशनल मूवमेंट कवर करेंगे, उसके बाद बाकी के जो पार्ट्स हैं वो कवर करेंगे, लेकिन कवर सारा करेंगे, ये बात तय है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हिस्ट्री का, इतिहास का एक ओवरव्यू, जिस सीक्वेंस में हमें इन सारी की सारी चीजों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए जी, आज की कहानी को हम यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम आपका सिलेबस शुरू करेंगे और सबसे पहले पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।